नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की। कांग्रेस ने 20 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने गुजरात के, झारखंड के 3 और कर्नाटक के 2 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। कांग्रेस ने पंजाब के 6 प्रत्याशियों के नाम जारी किए। गुरदासपुर से लड़ेंगे सुनील जाखड़ चुनाव और चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पवन बंसल को बनाया प्रत्याशी। दिल्ली लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी अपने पूर्व सांसदों के बदले नए चेहरों को उतार सकती है और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में किसी भी सीट पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी की ओर से जारी की गई लिस्ट में 3 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। लिस्ट के अनुसार बीजेपी ने गुजरात के 2 और केरल के 1 प्रत्याशी का नाम घोषित किया है। इस लिस्ट में गुजरात की मेहसाना लोकसभा सीट से राज्य सरकार में पूर्व मंत्री रहे दिवंगत अनिल भाई पटेल की पत्नी शारदाबेन पटेल को उम्मीदवार बनाया गया। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव का हुआ आगाज। पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। तेलंगाना की निजामाबाद सीट पर इस बार मतदान ईवीएम से नहीं बल्कि मतपत्र से होगा। इस सीट से कुल 185 प्रत्याशी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने महाराष्ट्र में राज ठाकरे को तवज्जो नहीं दी, जिसको लेकर राज ठाकरे अब बीजेपी शिवसेना गठबंधन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्ष का गठबंधन सत्ता में आया तो पीएम पद को लेकर सभी पार्टियों में झगड़ा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को उबाऊ और पुराने अपूर्ण वादों का नया संकलन करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपनी 55 वर्षों की नाकामी को 55 पृष्ठ को घोषणा पत्र के जरिए व्यक्त किया है। हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने चर्चित तेलुगु अभिनेता निर्माता मोहन बाबू को 2010 के चेक बाउंस मामले में 1 साल की सजा सुनाई। 23वें विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने तेलुगु निदेशक YCS चौधरी की ओर से दर्ज कराए गए मामले में उन पर 41-75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में एक जनसभा को संबोधित किया और इसी दौरान पीएम मोदी ने रैली में पहली बार यह भी स्वीकार किया कि अभी पूरा काम नहीं हुआ है और इसका दावा वे कर भी नहीं सकते। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैंने सारे काम पूरे कर लिए। वो 70 साल के बाद भी ये दावा नहीं कर सकते तो मैं 5 साल में कैसे कर सकता हूं? अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब जब देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसके सहयोगी सत्ता में आते हैं तब तक शासन उल्टी दिशा में चलने लगता है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है और आप सभी 11 अप्रैल को एनडीए के पक्ष में मतदान करके भारी बहुमत से फिर मोदी सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपने और हाथी की मूर्तियां बनाने के फैसले का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया। मायावती ने कोर्ट के नोटिस को जवाब देते हुए कहा कि इन मूर्तियों का निर्माण जनता की इच्छा के मुताबिक ही किया गया और साथ ही उन्होंने इसके पीछे अपने समर्पण को भी एक वजह बताया और इसका इन्होंने बड़े भावुक अंदाज में जवाब दिया। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में लिखा कि मैंने अपना सारा जीवन पिछड़े और दबे कुचले लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए अर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुबानी हमले का जवाब देते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी मां की ओर से दिए गए संस्कारों का हवाला देते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किए गए अपने चुनावी घोषणा पत्र को जन आवाज नाम दिया, पर कुछ ही घंटों में बीजेपी ने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए। बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खतरनाक वादे कर रही है और उसके मैनिफेस्टो में ऐसा एजेंडा है जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ वादे तो ऐसे हैं जिन्हें लागू नहीं किया जा सकता। जेटली ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसी बातें हैं जो देश की एकता के खिलाफ है।
वो शपथ के सहारे कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाते हुए जेटली ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार की जम्मू और कश्मीर को लेकर जो ऐतिहासिक भूल थी उसके लिए माफ नहीं किया जा सकता। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से किए गए बड़े बड़े वादे नासमझी में किए गए। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने एसपी-बीएसपी गठबंधन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यहां हालात सांप नेवले जैसे हैं। एसपी-बीएसपी दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो कौन बचेगा, ये बता पाना बेहद मुश्किल होगा। ये गठबंधन अस्वाभाविक है और पिछले चुनावों में दोनों दलों के बीच लाठियां चल चुकी हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुलायम सिंह ने मायावती का क्या हाल करवाया था जब जाहिर है ये गठबंधन पीएम मोदी के डर से उन्हें सत्ता से हटवाने के लिए बना, पर इसका भी बुरा हाल होगा। कानून मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौकीदार के रूप में देश की सत्ता संभाली। मोदी देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए पाठक ने कहा कि राम मंदिर पर लोग तारीखें लगवाकर और मामले को लटकाकर इसके निर्माण में देरी करवा रहे हैं। बागपत में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक से पुलिस को 200 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। पकड़ी गई शराब की कीमत 6 लाख के करीब बताई जा रही है। गोंडा में बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे और कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस ने जनता को ठगने का काम किया था। यमुनानगर के कस्बा रंजीतपुरा अस्पताल में डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। यमुनानगर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। नवीन जयहिंद ने कहा कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं और चौकीदार सो रहा है। सोलापुर के विजयपुर वेस्ट में अचानक 6 घरों में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। थाने में बिल्डिंग चेयरमैन ने पानी छोड़ने की बात को लेकर महिला को बुरी तरह पीटा, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। उन्नाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन का ये सिलसिला 9 अप्रैल तक चलेगा, जिसके चलते जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। पीलीभीत में गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। गांव में 4000 मतदाता हैं। गांव में सड़क नहीं बनने और स्ट्रीट ट्यूबवेल नहीं लगने से नाराज लोगों ने वोटिंग नहीं करने का निर्णय लिया। उन्नाव पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस को 12 बोर तमंचे और 2 कारतूस बरामद किए गए। पकड़ा गया आरोपी ने बताया कि वो वैध असला फैक्ट्री में तमंचे बनाने का काम करता है। हरिद्वार से लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने न्यायालय का आभार जताया। राहुल गांधी के गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने वाले वादे पर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि सपना बनाना, सपना दिखाना कांग्रेस कितने सालों से करती आ रही है। यूपी के जौनपुर में पुलिस थाने के सामने से बदमाशों ने एक युवती का अपहरण कर लिया। बता दें कि युवती अपनी बहन के साथ घर के बाहर कूड़ा फेंकने गई थी। अपहरण की खबर लगते ही पुलिस ने जांच शुरू की। मुजफ्फरनगर में ब्रांडेड शराब की बोतलों में भरी जा रही है नकली शराब। पुलिस ने नकली शराब सहित शराब बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। बांदा में पति से मामूली झगड़ा कर विवाहिता ने मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली। परिवार के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हाथरस में एक ठेकेदार ग्रामीणों से पैसा लेकर अवैध रूप से गांव में डाल रहा विद्युत लाइन। सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के अधिकारियों ने गांव में छापा मारा। बलिया के जिलाधिकारी भवानी सिंह और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता विनोद तिवारी के ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं। उत्तराखंड के रुड़की में चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारक के रूप में हम सब चौकीदार हैं जनसभा को संबोधित करने गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। यूपी के बागपत में कोतवाली में बंद एक कैदी हवालात तोड़कर फरार हो गया। बता दें कि 2 दिन पहले पुलिस ने फरार कैदी को भारी संख्या में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में भीषण आग से करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई। कई घर भी आग की चपेट में आ गए।
पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी की जा रही है, जिसमें 5 साल की एक बच्ची की जान चली गई, जबकि अन्य 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। केरल के कोल्लम में दहेज ना देने पर एक महिला को उनके ससुराल वालों ने भूखा मार दिया और महिला का पोस्टमार्टम कराया गया तो उनका वजन केवल 20 किलो निकला, जिससे उनके साथ हुए अत्याचार का पता चला। पुलिस ने घटना के आरोपी पति और सास को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया और साथ ही इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वच्छ संज्ञान लिया। लद्दाख में सेना की उत्तरी कमान की फायर एंड फ्यूरी कोर कॉम्बैट इंजीनियर्स की योग्यता और साहस से सिंधु नदी पर 40 दिन में पुल बनकर तैयार हो गया है। 260 फुट लंबा लोहे से बना केबल सस्पेंशन पुल का नाम मैत्री ब्रिज रखा गया और सेना लद्दाख के निवासियों में बेहतर समन्वय के प्रतीक के रूप में इस पुल को मैत्री ब्रिज नाम दिया गया। मेरठ में दिन दिहाड़े एक सिरफिरे आशिक ने अपनी कथित प्रेमिका और उसकी बहन को गोलियों से भून डाला, जिसमें उसकी प्रेमिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इसी के साथ आरोपी ने कथित प्रेमिका के परिजनों पर भी हमला किया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। टीवी एक्ट्रेस रूही सिंह ने बांद्रा में बने एक रेस्टोरेंट के बाहर जमकर हंगामा किया, जिसके खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल देर रात बांद्रा में एक्ट्रेस रूही ने वहां मौजूद स्टाफ से रेस्टोरेंट को खोलने की बात कही। जब स्टाफ ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया तो उन्होंने स्टाफ के साथ मारपीट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक्ट्रेस को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक्ट्रेस ने पुलिस के साथ भी हाथापाई की। एक्ट्रेस ने कांस्टेबल लक्ष्मीकांत का मोबाइल छीनकर थप्पड़ मार दिया। जम्मू कश्मीर के युवा देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हो रहे हैं और कश्मीर के निडर युवा जाति, धर्म और इलाके की बेड़ियां तोड़ते हुए जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस ने 4 वाहनों को पकड़ा, जिसमें चोरी का कोयला भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने खनिज विभाग के साथ छापा मारते हुए वाहन बरामद किया। गुजरात के सूरत में राम मंदिर रेजिडेंसी के नाम से बिल्डिंग बनाई जा रही है और ये बिल्डिंग बिना किसी मंजूरी के 5 मंजिला बनाई गई। वहीं इसमें कई लोग रह रहे हैं। उत्तराखंड के जसपुर में लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम पार्टियों की ओर से वोटरों को लुभाने के लिए पूरी कवायद की जा रही है और इसी कड़ी में तहसीलदार ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे आनंद रावत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी शाह की जोड़ी देश का निजीकरण कर भारत को फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ देगी। यूपी के उन्नाव में अज्ञात लोगों ने 2 बच्चों की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी। अपराधियों ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब घर में कोई नहीं था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। काशीपुर में चीनी मिल मजदूर संघर्ष समिति ने इस बार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। मजदूरों का कहना है कि अगर पार्टी उनके हित में बात नहीं करेगी तो वो इस बार वोट नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी द्वारा किए गए विकासों को गिनवाया। अनुसूचित जाति के नेता और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने काशीपुर में जनसभा की, जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक नाबालिग लड़की के परिजन ने गांव के 7 लोगों पर हत्या और लड़की को जलाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 40 के पार पहुंच गया है, जिससे कि लोगों को अप्रैल के महीने में ही लू के थपेड़े झेलने पड़ रहे हैं। जम्मू में चोर अब पुलिस को खुली चुनौती देने लगे हैं। चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। जम्मू में आज से अधिक संपत्ति मामलों में सीबीआई द्वारा छापेमारी का सिलसिला जारी है और इस कड़ी में सीबीआई ने डिफेंस अकाउंट्स कंट्रोलर के निवास पर छापा मारा। पाकिस्तान ने पुंछ जिले में फिर से गोलाबारी की, जिसके बाद भारत ने भी पाकिस्तान की करतूत का करारा जवाब दिया। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के 10 सैनिक ढेर कर दिए गए हैं। जम्मू संभाग के साथ साथ कांग्रेस ने घाटी में भी अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनावी अभियान तेज कर दिया है।
जम्मू में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश करने वाला आतंकी अपने साथ मौत का सामान लेकर घटनास्थल पर पहुंचा। बता दें कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। जम्मू के कुपवाड़ा में शिक्षा विभाग द्वारा अप्रैल में अनुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी दौरान छात्रों और स्टाफ को स्कूलों में समय की पाबंदी और अनुशासन बनाए रखने के तौर तरीकों की जानकारी दी जा रही है। आदित्य चैरिटेबल ट्रस्ट ने निजी स्कूलों पर मनमानी करने के आरोप लगाए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रस्ट के सदस्य सुशील कुमार ने कहा कि निजी स्कूल में सरकार द्वारा नियमों का उल्लंघन कर मनमानी की जा रही है। जम्मू के कुपवाड़ा में शिक्षा विभाग के 24 घंटे ड्यूटी देने के फरमान के विरोध में कुक व अन्य वर्करों ने प्रदर्शन करते हुए विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर में पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक की चुनिंदा शाखाओं में यात्रा पर जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं को सुविधा दी जा रही है। उधमपुर में जैसे जैसे चुनावों की तारीख करीब आ रही है, तमाम सियासी पार्टियां द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट के लिए मशहूर इंडियन प्रीमियर लीग IPL मैचों में प्रसारण पर अपने मुल्क पर में पाबंदी लगाने का फैसला किया। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत ने पाकिस्तान में खेल को नुकसान पहुंचाने के लिए संगठित प्रयास किए और बाकायदा कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि पाक सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। पाकिस्तान नेपाल की सेना में पैठ बनाकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। चीन की तरह ही पाकिस्तान नेपाल से नजदीकी बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है ताकि भारत के प्रभाव को कम किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक पाक नेपाल की राजधानी काठमांडू में नेशनल डिफेंस कॉलेज बनाना चाहता है और काठमांडू से ही पाक उच्चायोग भारत विरोधी अभियान चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 40,000 तक बढ़ जाएगी निजी कर्मचारियों की पेंशन राशि। जीएसटी रेरा में विदेशी निवेशकों का रियल एस्टेट भी बड़ा भरोसा, कम हुई नुकसान की आशंका। शेयर बाजार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। सेंसेक्स पहली बार अब तक के इतिहास में 39,000 के पार जाकर बंद हुआ और इसी दौरान निफ्टी ने भी नया कीर्तिमान बनाते हुए 11,710 के पार चला गया। जेट एयरवेज की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले विदेशी पायलटों को जबरन छुट्टी पर भेजने के बाद कंपनी ने अब बोइंग 737 उड़ा रहे पायलटों को भी सितंबर तक छुट्टी पर रहने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के 12 फरवरी को जारी किए गए उस सर्कुलर को रद्द कर दिया गया जिसमें उसने बैंकों से 2,000 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों पर दिवालिया प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने को कहा था। अजय देवगन अपना जन्मदिन मना रहे हैं और बता दें कि पद्मश्री से सम्मानित अजय हाल ही में डैशिंग लुक में अपने बेटे के साथ एयरपोर्ट पर फैंस के बीच नजर आए। आलिया भट्ट इन दिनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में उन्हें राजी के लिए फिल्म बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला है। ऋतिक रोशन हाल ही में अपनी एक्स वाइफ सुजैन खान और दोनों बच्चों के साथ नजर आए। ऋतिक और सुजैन तलाक के बाद भी अक्सर छुट्टियों पर बच्चों के साथ नजर आते हैं। मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर अपनी कॉमेडी फिल्मों से सबके दिलों पर राज करने वाले हैं। हाल ही में उन्हें कूल अवतार में एयरपोर्ट पर देखा गया। रवीना टंडन अपने स्टाइलिश लुक को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। एयरपोर्ट स्टाइल हो या फिर अवार्ड फंक्शन, रवीना का लुक हमेशा स्टाइलिश होता है। जोस बटलर की बेहतरीन पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की और वहीं सीजन में विराट कोहली की टीम की यह लगातार चौथी हार है। राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि अगर इस मैदान पर 15-20 ओवर बनाए होते तो बेहतर रहता। पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच तुषार अरोठी को इंडियन T20 लीग में सट्टेबाजी के मामले में वडोदरा से गिरफ्तार किया गया। सैम करन इंडियन T20 लीग में हैट्रिक लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया और रोहित ने इंडियन T20 लीग 2009 में ये कारनामा किया। सुपरफास्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए G24/7।